मानक्सी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह जानती थी कि दादाजी सोंग एक दयालु और उदार बूढ़े व्यक्ति थे। हालांकि वह गंभीर रूप से बीमार था और शांत जागीर में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय अपने पोते सोंगचेन को सौंप दिया और शायद ही कभी खुद को दिखाया। मानक्सी, मैं तुम्हें कोई भी निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जब तक तुम सहमत हो, मैं तुरंत तुमसे शादी करूंगा और विवाह प्रमाण पत्र ले लूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। सोंग चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। गु मानक्सी ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और कहा, आप चुचू को जन्मदिन के भोज में ला सकते हैं। आपको उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। यह देखकर कि गु मानक्सी ने उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया, सोंग चेन निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसकी आमतौर पर आक्रामक आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और वह थोड़ा दयनीय दिखने लगा। ठीक है, कैंडल लाइट डिनर उतना रोमांटिक नहीं था। उन दोनों को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। राजधानी में दादाजी सोंग के 80वें जन्मदिन की तैयारी शुरू हो गई थी और मशहूर हस्तियां इकट्ठा हो रही थीं। हाल ही में कई मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों को सोंग ग्रुप के जन्मदिन भोज के लिए निमंत्रण मिला था। झाओ यान को भी सुनहरा निमंत्रण मिला था। झाओ यान ने मूल रूप से जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि सोंग चेन ने वास्तव में चुचू को वहां लाने की योजना बनाई थी और गु मानक्सी ने मौन सहमति भी दे दी थी, तो झाओ यान शांत नहीं बैठ सका। वह जन्मदिन भोज में जाना चाहता था, हर समय सोंग चेन पर नजर रखना चाहता था और गुचू की रक्षा भी करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से लिन जियाओझो को भी आमंत्रित किया गया था। लिन जियाओझो को हमेशा जीवंत अवसर पसंद थे। उन्होंने झाओ यान के साथ खरीदारी के लिए सप्ताहांत चुना और 2 सूट खरीदे जो उनके लिए उपयुक्त थे। यह वास्तव में अजीब है। मुझे लगा कि राजधानी के उच्च वर्ग के लोग मेरे जैसे छोटे सपने देखने वाले को हेय दृष्टि से देखते हैं। मॉल में लिन जियाओझो ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और झाओ यान ने धैर्यपूर्वक अपनी शर्ट के बटन लगाए। बगल में मौजूद 2 सेल्सवुमेन एक दूसरे से फुसफुसाए। उनकी आंखें प्यार से भर गईं और वे चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। लिन जियाओझो काफी हैरान था। राजधानी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोग वे थे जिनके पास शक्ति थी, उसके बाद वे लोग थे जिनके पास पैसा था। सोंग चेन एक शक्तिशाली व्यक्ति था और सोंग परिवार एक प्रथम श्रेणी का परिवार था। स्वाभाविक रूप से जन्मदिन भोज में आमंत्रित लोग उच्च वर्ग के लोग थे। अंत में छोटे सपने देखने वाले लिन जियाओझो को भी आमंत्रित किया गया था और वह महत्वपूर्ण अतिथियों में से एक था। यह एक नौकरानी को शाही समारोह में आमंत्रित करने जैसा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इसके बारे में कैसे सोचा, इसका कोई मतलब नहीं था। झाओ यान ने कुछ नहीं कहा। उसकी कठोर उंगलियों ने धैर्यपूर्वक लिन जियाओझो की शर्ट के बटन लगाए। बेशक झाओ यान को इसका कारण पता था कि सोंग चेन ने लिन जियाओझो को क्यों आमंत्रित किया था। यह लड़का उसे और लिन जियाओझो को परिवार का सदस्य मानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। झाओ, जिसके बारे में बात करते हुए सोंग चेन चुचू और सिस्टर मानक्सी के लिए बहुत अच्छा लगता है। वह वास्तव में सिस्टर मानक्सी को लुभाने के बारे में नहीं सोच सकता है ना? लिन जियाओझो शायद ही कभी महंगे सूट पहनते थे और झाओ यान ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक फैंसी सूट चुना था। लिन जियाओझो को नहीं पता था कि इसे कैसे पहनना है, इसलिए झाओ यान ने उसे स्थिर खड़े रहने के लिए कहा और व्यक्तिगत रूप से उसके लिए इसे पहनना शुरू कर दिया। उसने अपनी शर्ट के बटन थोड़े थोड़े करके लगाए, फिर उसने हल्के काले रंग का सूट जैकेट पहन लिया। फिर उसने बेल्ट बांधी। फिर उसने बो टाई पहन ली। वह धैर्यवान और सावधान था। झाओ यान ने लिन जियाओझो को बाहरी जैकेट पहनने में मदद की और युवक को बड़े ड्रेसिंग दर्पण के सामने रखा। उन्होंने कहा, जब तक सोंग चेन अपनी मंगेतर के साथ सगाई नहीं तोड़ता, मैं उसके मानक्सी के पीछा के लिए सहमत नहीं होऊंगा। लिन जियाओझो ने अपनी जीभ क्लिक की। बेशक सिस्टर मैंक्सी सुंदर और दयालु है,
पति खोजने के लिए आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढना होगा। अरे, मैं इस पोशाक में बहुत ऊर्जावान दिखती हूँ। बड़े दर्पण में दो लंबी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। झाओ यान लंबा था और उसके पैर लंबे थे। उनका सूट सीधा था और उनका आकार गहरा था। उनका ग्रे सूट उन्हें और भी हैंडसम दिखा रहा था। दूसरी ओर लिन जियाओझो के बाल घुंघराले थे। उनका सूट एक बचकाना, प्यारा और साफ सुथरा रूप दे रहा था। वे दोनों बिल चुकाने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए। सर, कुल 416,000 युआन है। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला ने तमतमाए चेहरे के साथ बिल जमा किया। उसकी नजर उन दोनों के बीच घूम गई और उसने अपने दिमाग में एक पूरी कहानी की कल्पना कर ली। लिन जियाओझो हैरान थे। अरे, यह बहुत महंगा है। झाओ यान ने लिन जियाओझो से कहा, भोज में हर कोई इसी कीमत के आसपास कपड़े पहनेगा। यह सबसे सस्ते कपड़े भी हो सकते हैं। लिन जियाओझो ने अपना सिर खुजलाया। वह जानता था कि जन्मदिन का भोज बड़े पैमाने पर धन का प्रदर्शन था। लिन जियाओझो गरीब नहीं थे। उन्होंने लाइव प्रसारण से अपनी मासिक आय से इस कीमत पर कई सूट खरीदे। जब वो विदेश में रहते थे तो उनके भाई उन्हें हर महीने काफी पॉकेट मनी भी देते थे। उन्हें लगा कि यह महंगा है। इसका मुख्य कारण यह था कि झाओ यान इसके लिए भुगतान करने का प्रभारी था। लिन जियाओझो थोड़ा शर्मिंदा था। झाओ का खाना बनाना, झाओ के घर में सोना और यहाँ तक झाओ से उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए कहना, ऐसा क्यों लगा? वह उसका पिता था। खजांची मुस्कुराया। सर, यह हमारे स्टोर में नवीनतम इतालवी डिजाइन है। हालांकि आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे स्टोर की सालगिरह है और स्टोर में सभी जोड़ों के सूट बिक्री पर हैं। आपके सूट कुल 400,000 युआन में बिक्री पर हैं। छूट सुनकर लिन जियाओझो की आंखें तुरंत चमक उठीं। छूट से उन्हें 10,000 युआन से अधिक की बचत हो सकती है। इसे प्राप्त करें। झाओ, इसे प्राप्त करें। लिन जियाओझो खुशी से झूम उठे। छूट देखना दुर्लभ है, अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। झाओ यान ने अपना कार्ड स्वाइप किया और सूट खरीदा। अन्य ग्राहकों की ईर्ष्यालु निगाहों के तहत दोनों मॉल से चले गए। वह जोड़ी बहुत प्यारी थी। उन्होंने युगल सूट भी खरीदे। मुझे भी एक चाहिए। जैसे ही वह स्टोर में दाखिल हुआ, वह सीधे जोड़ों के सूट क्षेत्र टीएसक की ओर चला गया। झाओ के लिए पैसे बचाते हुए लिन जियाओझो के मुंह के कोने पूरी तरह से मुड़ गए। वापस जाते समय लिन जियाओझो ने अपनी यात्री सीट बेल्ट बांध ली। उन्होंने खुशी से कहा, झाओ, चिंता मत करो। हम सभी भाई हैं। मैं तुम्हें अपना पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं करने दूंगा। अगली बार जब तुम अमेरिका की यात्रा पर जाना चाहोगे, मैं पूरी यात्रा का भुगतान करूंगा और एहसान का बदला चुकाऊंगा। झाओ यान, ठीक है। लिन जियाओझो ने अपना पसंदीदा सूट निकाला और उसे खुशी से बार बार देखा। जैसे ही उसने इसे देखा, लिन जियाओझो, जो प्रतिक्रिया करने में धीमा था, ने अचानक अपना छोटा सिर उठाया। उसके सिर के बाल जम गए। रुको झाओ, क्या जिस महिला ने अभी भुगतान किया है उसने युगल सूट कहा है? झाओ यान ने गंभीरता से कहा, नहीं, आपने गलत सुना। दरअसल राजधानी में केवल एक ही स्टोर था जो पुरुषों के जोड़े के सूट बेचता था। लिन जियाओझो ने अपना सिर खुजलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच गलत सुना हो? हालांकि उस दुकान में केवल पुरुषों के कपड़े बेचे जाते थे और महिलाओं के सूट नहीं थे। वे जोड़े के सूट कैसे बेच सकते थे? यह सोचकर लिन जियाओझो को राहत महसूस हुई। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि वह हाल ही में देर तक जागकर गेम खेल रहा था और उसे मतिभ्रम हो गया था। चेंग का निजी अस्पताल। चेंग क्विंग्युन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह उस आलीशान विला में लौट आई जो उसके पिता ने उसे दिया था। दादाजी सॉन्ग के जन्मदिन भोज में चमकने की तैयारी के लिए उसने सावधानी से एक शाम का गाउन और गहने चुने थे। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी सोन चेन की नामात्र की मंगेतर थी। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर चेन क्विंगयुन का अनुपस्थित रहना असंभव था। जब तक सॉन्ग चेन ने सगाई तोड़ने का जिक्र नहीं किया, तब तक वह खुद को सॉन्ग ग्रुप के सीईओ की भावी पत्नी मान सकती थी।
चेंग क्विंगयुन कुछ खास तरीकों से सोंग चेन की पत्नी के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करना चाहती थी। उदाहरण के लिए, यदि वह सोंग चेन के बच्चे से गर्भवती थी। ऐसा कहा गया था कि दादाजी सोंग बूढ़े थे और वह एक परपोता चाहते थे। चेंग क्विंगयुन ने सोचा, अगर उसके पास सोंग परिवार का बच्चा होता, तो सोंग चेन के पास उससे शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। भले ही सोंग चेन हृदयहीन थी और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, उसके साथ एक बच्चा होने के बावजूद चेन क्विंगयुन अभी भी एक लापरवाह जीवन जी सकती थी और जीवन भर अमीर बनी रह सकती थी। किसी कारण से चेन क्विंगयुन के दिमाग में 5 साल की लड़की का चेहरा दिखाई दिया। चेन क्विंगयुन को बेचैनी महसूस हुई। इस छोटी बच्ची की पहचान बहुत संदिग्ध थी। अजीब बात है, यूएजी ने अभी तक मेरे संदेशों का उत्तर क्यों नहीं दिया। चेन क्विंगयुन नक्काशीदार खिड़की की जाली के पास बैठ गया। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे और उसकी भौहें आपस में कसकर चिपकी हुई थीं। काओ यूएजी के वांग एंटरटेनमेंट में चले जाने के बाद वांग एंटरटेनमेंट ने काओ यूएजी को कितना महत्व दिया, यह दिखाने के लिए उन्होंने उस पर सभी प्रकार के संसाधनों का ढेर लगा दिया। कई संसाधनों के समर्थन से काओ यूएजी की लोकप्रियता बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। इससे काओ यूएजी और भी व्यस्त हो गया। उसके पास चेंग क्विंगयुन के साथ बातचीत करने के लिए भी बहुत कम समय था। गूचू का डीएनए प्राप्त किए बिना चेन क्विंगयुन गूचू और सोंग चेन के बीच संबंध के बारे में निश्चित नहीं थे। वह हमेशा तनाव में रहती थी। हालांकि चेन क्विंगयुन घबराए नहीं। भले ही यह साबित हो जाए कि गूचू वास्तव में सोंग चेन का बच्चा था, फिर भी वह बच्चे को दुनिया से गायब कर सकती थी। आखिरकार 5 साल का बच्चा बहुत नाजुक था। उसके आसपास हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती। मिस चिंग, कार पहले से ही नीचे है। नौकरानी ने उसे याद दिलाने के लिए आदरपूर्वक दरवाजा खटखटाया। चिंग क्विंगयुन ने अपना फोन रख दिया। उसकी सुंदर आंखें चारों ओर घूम गईं। उसने अपने गले से मोतियों का हार उतार दिया और दराज से एक फीका रूबी हार निकालने के लिए नीचे झुकी। इस हार का डिजाइन साधारण था और इसकी कीमत अधिक नहीं थी। यह 10 साल से भी पहले का पुराने जमाने का आभूषण था। हालांकि यह रूबी हार चेन क्विंगयुन के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था। आइए दादाजी सोंग के जन्मदिन भोज पर चलें। चेन क्विंगयुन ने फीके पुराने जमाने का रूबी हार पहना और अपने सुनहरे गाउन का किनारा ऊपर उठाया। एक कोमल परी की तरह जो नश्वर दुनिया में गिर गई थी, उसने प्रतीक्षा कर रही लग्जरी कार में कदम रखा। राजधानी में अगस्त में बहुत गर्मी थी। शाम के समय सभी प्रकार की हस्तियां सोंग मनों में एकत्रित हुईं। दादाजी सोंग की 80वीं जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि आसमान में अंधेरा छा जाए, आलीशान यूरोपीय शैली की जागीर में मादक संगीत बहने लगा। चमचमाता और पारभासी फव्वारा, सुगंधित शैंपेन टॉवर और हरे पेड़ों और पत्थर की पट्टियों के बीच नृत्य करते हुए एक दूसरे को टोस्ट करते हुए भव्य पुरुष और महिलाएं। बैंक्वेट हॉल सुंदर और जीवंत था। तुम लोग यहीं रुको, मेरा पीछा मत करो। गूचू ने सीधे चेहरे के साथ काले रंग में 2 लंबे अंगरक्षकों से कहा, बस यहीं रुको। मैं प्लो को तेज करने के लिए बगीचे में जाना चाहता हूँ, मेरा मतलब है फूल चुनने के लिए बगीचे में जाना। ये दोनों अंगरक्षक गूचू को उसके पिता द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए थे। भोज में लोग आते जाते रहे। सोंग चेन वर्तमान में सोंग ग्रुप का चेहरा थे, इसलिए उन्हें सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद करना था। गूचू शांत नहीं बैठ सका। वह खेलने के लिए चुपचाप बाहर निकली। दोनों अंगरक्षकों ने बॉस के निर्देशों का पालन किया और उसका बारीकी से पालन किया। मिस चुचू, प्रेसिडेंट ने कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। गूचू ने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। अगर तुम दोबारा मेरे पीछे आओगे, तो मैं रूंगी। दोनों अंगरक्षक झिझक रहे थे। वे जानते थे कि यह 5 वर्षीय लड़की राष्ट्रपति सोंग के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन लड़की का स्वभाव बुरा था और वह नहीं चाहती थी कि कोई उसका पीछा करे। यह उन दोनों के लिए बहुत कठिन था। हालांकि बगीचा दादाजी सोंग का स्थायी निवास था और इसमें सभी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं थीं।
अगर छोटी लड़की अंदर आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गूचू के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपनी छोटी गुलाबी स्कर्ट उठाए और अपने प्यारे छोटे जूते लेकर दौड़ी। वह पेड़ों की हरी भरी छाया से गुजरती हुई गहराई में चली गई। ऐसा कहा गया था कि दादाजी आज गूचू ने बेहद बचकानी गुलाबी राजकुमारी पोशाक पहनी हुई थी। उसके पिता ने इस कस्टम निर्मित पोशाक को विदेशों में उच्च कीमत पर ऑर्डर किया था, इसलिए यह सबसे अश्लील गुलाबी रंग नहीं था। साटन हल्के गुलाबी रंग का सोने का रंग था और रेशम की पोशाक पर हल्के सोने के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी। जब वह चलती थी तो वह एक तितली की तरह दिखती थी जो सुंदर, उम्रहीन और सुंदर थी। सॉन्ग चेन उसके सौंदर्य शास्त्र से बेहद संतुष्ट था। उसने गूचू की बहुत सारी तस्वीरें ली और उन्हें दिखाने के लिए अपनी पत्नी को काम पर भेजा। दादाजी सॉन्ग के बगीचे का सावधानीपूर्वक रखरखाव किया गया था। गुलाब गुच्छों में खिले थे, चारों ओर बैंगनी रंग के फूल थे। गूचू ने पहले ही जांच कर ली थी। यह छोटा सा बगीचा दादाजी सॉन्ग का निजी स्थान था। आमतौर पर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता था और बुरे इरादे वाले मेहमानों को पहले से ही बगीचे से दूर रहने के लिए कहा जाता था। गूचू अंदर घुसने का साहस कर रहा था। वह तो केवल 5 वर्ष की बच्ची थी, उसके क्या बुरे इरादे हो सकते थे। बगीचे में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली चीज अंगूर का लंबा रैक था। हरे अंगूर बेलों पर लटके हुए थे, अंगूर की पत्तियों के साथ हवा में थोड़ा थोड़ा लहरा रहे थे। गूचू ने अपने पंजे उठाए और एक हरा अंगूर तोड़ लिया। उसने इसे अपने मुंह में डाला और इसका स्वाद चखा। यह इतना खट्टा था कि उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। तुम किस परिवार से हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंगूर चुराने की? गूचू के पीछे से संदेह के संकेत के साथ एक सख्त आवाज आई। गूचू ने ध्यान से अपना सिर घुमाया। वह व्हीलचेयर पर बैठा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। वह अपनी उम्र से छोटा लग रहा था और उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। सॉन्ग ग्रुप का एक समय शक्तिशाली नेता अब 80 वर्ष का हो गया था। उसका सिर सफेद बालों से भरा हुआ था, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह बहुत दर्द से पीड़ित था। वह व्हीलचेयर पर बैठे और अपना शेष जीवन बिताने के लिए हर दिन बगीचे की छंटाई करते रहे। जबकि गूचू ओल्ड मास्टर सॉन्ग को आकार दे रहा था, ओल्ड मास्टर सॉन्ग भी गूचू को आकार दे रहा था। उसके सामने सुंदर लड़की ने इतने बदसूरत कपड़े क्यों पहने हुए थे? गुलाबी। बच्चे के माता पिता के पास किस प्रकार के सौंदर्य मानक थे? साथ ही इस छोटी बच्ची का वास्तव में कोई पालन पोषण नहीं हुआ। वह वास्तव में उसके बगीचे में घुस गई और दिन के उजाले में उसके अंगूर भी चुरा लिए। उसने अंगूर चुराए और काटने के बाद उसने उन्हें फेंक भी दिया। इसके अलावा इस छोटी लड़की के जूते कीचड़ में सने हुए थे, जिससे उसका साफ अंगूर का बगीचा गंदा हो गया था। ओल्ड मास्टर सॉन्ग इतना गुस्से में था कि उसने अपनी दाढ़ी नोच ली। वो एक साफ सुथरा सनकी व्यक्ति था और उसे यह संस्कारी, बेस्वाद और गंदी छोटी लड़की पसंद नहीं थी। नमस्कार दादाजी, गूचू ने मीठी मुस्कान के साथ स्वागत किया। पर दादा, मैं आपकी परपोती हूँ। अप्रत्याशित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव खराब था। उसने गूचू को हिकारत से देखा। यह मेरा निजी उद्यान है। चूंकि तुम बच्चे हो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जाओ जाओ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीटने के लिए किसी को बुला लूंगा। गूचू। यह पुस्तक में वर्णित दयालु, मिलनसार और बुद्धिमान दादाजी का गीत था। आप शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन मैं आपको बचाने के लिए यहाँ हूँ। मूल कथानक में आज ही वह दिन है जब आप मरते हैं। मूल कथानक में ओल्ड मैन सॉन्ग का 80वां जन्मदिन जीवंत माहौल में आयोजित किया गया था। भोज में शामिल होने के लिए चेन क्विंगयुन भी तैयार थे। भोज के बीच में चेन क्विंगयुन बगीचे में घुस गया, यह कामना करते हुए कि दादाजी सॉन्ग चेन क्विंगयुन और सॉन्ग चेन के बीच शादी को आगे बढ़ा सकें। हालांकि ओल्ड मास्टर सॉन्ग को चेन क्विंगयुन कभी पसंद नहीं आया। उसे हमेशा लगता था कि यह महिला काफी षड्यंत्रकारी है और सोंग परिवार में उसकी शादी एक आपदा होगी।
ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने चेंग क्विंगयुन को सख्ती से मना कर दिया और दावा किया कि वह चाहता था कि सॉन्ग चेन और चेंग क्विंगयुन सगाई तोड़ दें। इस कार्रवाई से अहंकारी चेंग क्विंगयुन नाराज हो गए। वो एक बदबूदार बूढ़े आदमी को अपने प्यार को कैसे बर्बाद करने दे सकती है। चेंग क्विंगयुन ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि बूढ़े मास्टर की व्हीलचेयर की डोरी को काटने के लिए आसपास कोई नहीं था, जिससे व्हीलचेयर का नियंत्रण खो गया और बूढ़ा मास्टर एक खंभे से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मूल उपन्यास का तर्क अत्यंत अतार्किक था। कई कथानक अतार्किक थे। उदाहरण के लिए, चेंग क्विंगयुन द्वारा अपराध करने और ओल्ड मास्टर सॉन्ग की हत्या करने के बाद किसी को वास्तव में चेंग क्विंगयुन पर संदेह नहीं हुआ। बेचारा पुराना मास्टर गीत। वो जीवन भर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा, लेकिन छोटी लड़की के गुप्त तरीकों से उसकी हत्या कर दी गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे अनदेखा मत करो। कितना असभ्य है। ओल्ड मास्टर सॉन्ग तब क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि छोटी लड़की वास्तव में उसके सामने दिवास्वप्न देख रही थी। यह बच्चा किस परिवार से है? मैं उसके पिता से बात करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करें, दादाजी। गूचू ने कथानक की समीक्षा समाप्त करने के बाद अपने विचारों को वापस ले लिया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो मासूमियत से भरी हुई थीं, झपकने लगीं। उसकी आंखों के किनारे हल्के लाल थे। वह चिल्लाई और दयनीय ढंग से अपना सिर नीचे कर लिया। चूचू खो गया है। मुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाऊं। गूचू सुंदर अभिनय करने में बहुत अच्छा था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर दुनिया में अभिनय सुंदर प्रतियोगिता होती, तो गूचू निश्चित रूप से अन्य सभी को हराकर चैंपियनशिप जीतने में सक्षम होता। गूचू की क्यूट एक्टिंग से कोई नहीं बच सका। जैसा कि अपेक्षित था, दादाजी सॉन्ग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे नर्म हो गई और उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए, यह बच्चा वाकई बहुत प्यारा था। अफसोस की बात थी कि बच्चे के पिता के साथ कुछ गड़बड़ थी और उन्हें बच्चे की शिक्षा की ज्यादा परवाह नहीं थी। दादाजी सॉन्ग ने मन में यह भी सोचा कि अगर उनके पोते सॉन्ग चेन में कुछ क्षमता होती और वह पहले ही शादी कर लेते और एक बच्चा पैदा कर लेते, तो शायद उनका परपोता भी इतना बूढ़ा होता। तुम्हारा नाम चुचू है। यह अच्छा नाम है। चुचू, आंगन में अंगूर अभी तक पके नहीं हैं। वे खट्टे हैं। दादाजी सॉन्ग ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर इधर उधर घुमाई। वह पत्थर की मेज पर गया और गूचू के लिए फलों की चाय का एक कप डाला। तुम्हारी माँ कौन है? जब अगले दिन अंगूर पक जाएंगे तो मैं किसी को तुम्हारे पास अंगूर भेजने के लिए भेज दूंगा। गूचू दौड़कर संगमरमर की मेज के पास गया और एक छोटे स्टूल पर बैठ गया। उसने फलों की चाय एक घूंट में पी ली। मीठी फलों की चाय पीने के बाद गूचू ने बचकानी आवाज में कहा, माँ काम कर रही है। वह बहुत व्यस्त है। आपके पिताजी का क्या? चूचू के पिता नहीं हैं। मामा ने बताया कि चुचू के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई है। अब चुचू चाचा के घर पर रह रहा है। आज दादाजी सॉन्ग का जन्मदिन है। अंकल सॉन्ग चुचू को यहाँ ले आए। दादाजी सॉन्ग दंग रह गए। नहीं पापा। ओह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्ची ने एक अमीर युवा महिला की तरह व्यवहार नहीं किया। पता चला कि बचपन में उसे पिता के प्यार की कमी थी। बिना पिता का बच्चा वास्तव में दयनीय था। दादाजी सॉन्ग को गूचू पर दया आ गई। जिस तरह से उसने गूचू को देखा वह कम पूर्वाग्रही और अधिक प्रेमपूर्ण और सहनशील था। दादाजी, आप व्हीलचेयर पर क्यों बैठे हैं? गूचू ने अपना चैटबॉक्स मोड चालू कर दिया। दादाजी सॉन्ग को जीवंत पार्टियां पसंद नहीं थीं। यहाँ तक अपने जन्मदिन की पार्टी में भी उनका काम केवल अपना चेहरा दिखाना और अंत में केक काटना था। हालांकि उसे इस छोटी लड़की के साथ रहना पसंद था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे ऐसे लोग पसंद आने लगे जो शुद्ध और मासूम हों। उसके सामने छोटी बच्ची मासूम और प्यारी थी। दादाजी सॉन्ग को उसके साथ रहना पसंद था। उसने यह भी सोचा कि छोटी लड़की के जूतों पर लगी मिट्टी उसे आकर्षक बनाती है। दादाजी सॉन्ग काफी धैर्यवान थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, मुझे एक गंभीर बीमारी थी और स्ट्रोक हुआ था। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा।
ओह, गूचू ने एक छोटी मधुमक्खी की तरह बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया। शाम को हवा चली और हरी अंगूर की पत्तियां उड़ गईं। अंगूर की रैक के नीचे बूढ़े और जवान एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए। दादाजी के गीत की हार्दिक हंसी समय समय पर सुनी जा सकती थी। मास्टर सॉन्ग ने व्यक्तिगत रूप से 2 कप मीठी और स्वादिष्ट फलों की चाय बनाई। उन्होंने गोजी बेरी, नींबू, शहद और ब्लैक टी बाइग्स मिलाए। गूचू ने फलों की चाय पकड़ी और लगातार पीता रहा। उसने ओल्ड मास्टर सॉन्ग के पारिवारिक मामलों के बारे में सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। चूचू, अगर मेरे पोते की शादी पहले हो गई होती, तो शायद मेरी परपोती भी अब तुम्हारे जितनी उम्र की होती। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और उसके झुर्रीदार चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। गूचू ने पलकें झपकाईं। दादाजी, आपके पोते की अभी तक शादी नहीं हुई है। दादाजी सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाए, वह लड़का 30 साल का होने वाला है, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है। मुझे अभी हाल ही में एहसास हुआ कि मेरे इस पोते का यौन रुझान अलग हो सकता है। फलों की चाय से गूचू का लगभग दम घुट गया। क्या सॉन्ग चेन ने ऐसा कौन सा पागलपन भरा काम किया कि ग्रैंडफादर सॉन्ग ने अपने यौन रुझान को कुछ अलग पहचान दिया? दादाजी, असामान्य यौन रुझान से आपका क्या मतलब है? गूचू बेहद जिज्ञासु था। दादाजी सॉन्ग ने अपने सामने उस प्यारी सी बच्ची को देखा जो लगभग 5 या 6 साल की थी। एक पल झिझकने के बाद उसकी आवाज नर्म हो गई। उसने गूचू के छोटे सिर को थपथपाया। चूचू, इस दुनिया में केवल पुरुष और महिलाएं ही शादी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक ही लिंग के हैं और वास्तव में एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। गूचू ने पलकें झपकाईं। दादाजी सॉन्ग ने गहरी आह भरी। मेरा पोता संभवतः उन छोटी संख्या में लोगों में से एक है। गूचू, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हाल ही में उदास महसूस कर रहा था और उसके दिल में दबी निराशा को बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। दादाजी सॉन्ग ने पूरी गंभीरता से कहा, चूचू, तुम्हें एक बात समझनी होगी। प्यार प्यार है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तो तुम लोगों के इस समूह को अलग नजरिए से नहीं देखोगे। सॉन्ग चेन की विशिष्टता को अंततः स्वीकार करने से पहले दादाजी सॉन्ग ने अपने लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कार्य किए थे। गूचू ने समझने का नाटक किया और सिर हिलाते हुए कहा, चूचू को यह याद रहेगा। जागीर के मुख्य हॉल में सॉन्ग चेन, जो एक निश्चित कंपनी के सीईओ के साथ चश्मा लगा रहा था, अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। सॉन्ग चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अभी कौन मेरे बारे में बुरी बातें कह रहा था? सर, मिस्टर झाओ यान और मिस्टर लिन जियाओझो आ गए हैं, असिस्टेंट सॉन्ग ने उन्हें धीरे से याद दिलाया। चेंग परिवार ने भी लोगों को भेजा है। जो लोग आए हैं वे चेंग कायुवान और चेंग क्यूई हैं। सॉन्ग चेन ने एक पल के लिए सोचा। झाओ यान और लिन जियाओझो की अच्छी देखभाल के लिए किसी को बुलाओ। मैं चेंग कायुवान से मिलने जाऊंगा। सोन चेन काफी आश्चर्यचकित था। चेंग कायुवान वास्तव में यहाँ था। चेंग कायुवान सही तौर पर चेंग फाइनेंशियल ग्रुप का प्रमुख था और उसने विशाल व्यवसाय को नियंत्रित किया। वो एक महिलावादी होने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह काफी सक्षम था और चेंग परिवार ने उसके हाथों में पैसा नहीं खोया। बात सिर्फ इतनी थी कि पिछले 2 वर्षों में चेंग कायुवान धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया था और शायद ही कभी राजधानी की सभाओं में शामिल हुआ हो। वो खूबसूरत महिलाओं को एक अच्छा घर देने के लिए दुनिया भर में यात्रा करने में व्यस्त था और चेंग परिवार का वास्तविक प्रभारी व्यक्ति यह छोटा हरामी चेंग क्यूई था। मिस्टर सॉन्ग, बहुत दिनों से नहीं मिले। सॉन्ग चेन के पीछे से जोरदार हंसी की आवाज आई, जिसने कई मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सॉन्ग चेन घूम गया और उसके मुंह के कोने मुड़ गए। उन्होंने लगभग 40वें वर्ष के इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हाथ मिलाया और विनम्रता से कहा, मिस्टर चेंग, आप कैसे हैं? दोनों बिजनेस टाइकून ने एक दूसरे से काफी दूरी बनाए रखी। यह चेंग कायुवान और चेंग क्यूई थे। चेंग कायुवान अपने 40वें वर्ष में थे। उसका चेहरा चौकोर और सिर पर काले बाल थे। वो एक सूट में था और उसने अपने फिगर को अच्छे से रखा हुआ था, जिससे एक परिपक्व व्यक्ति की आभा दिख रही थी।
वो खुशी से मुस्कुराया और सॉन्ग चेन से हाथ मिलाया। मैंने सुना है कि मिस्टर सॉन्ग ने हाल ही में उपनगरों में जमीन का एक अच्छा टुकड़ा ले लिया है। बधाई हो, यह एक बड़ी बात है। चेंग काइयुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ इतना है कि मैं पर्दे के पीछे हट गया हूँ। अब घर पर सब कुछ मेरे अच्छे बेटे को संभालने के लिए सौंप दिया गया है। मैं आपके साथ उतनी खुशी से काम नहीं कर सकता जितना पहले करता था, हा हा। सॉन्ग चेन ने चेंग काइयुवान के बगल में चेंग क्यूई को देखा। उसने सूट पहना हुआ था और उसकी भव्य आभा डराने वाली थी। सॉन्ग चेन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। मिस्टर सॉन्ग, चुचू कहाँ है? चेंग क्यूई ने पूछा। चेंग काइयुवान काफी उलझन में था। चुचू कौन था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से राजधानी से दूर था और कई महत्वपूर्ण समाचार देखने से चूक गया था। सॉन्ग चेन ने चेंग क्यूई को ठंडे चेहरे से देखा। लानत है, इस लड़के ने आते ही मुझसे मेरी प्यारी बेटी की हरकतों के बारे में पूछा, और उसने यह कहने की भी धृष्टता की कि उसकी कोई जंगली महत्वाकांक्षा नहीं है। सॉन्ग चेन ने एक पिता के रूप में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। इस चेंग क्यूई के पास निश्चित रूप से मेरी बेटी के बारे में विचार थे। सॉन्ग चेन का चेहरा ठंडा था। युवा मास्टर चेंग क्यूई, आपको पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। उन मूर्खतापूर्ण विचारों के बारे में न सोचें जो आपके मन में नहीं आने चाहिए। मेरी बेटी अभी छोटी, नाजुक और कमजोर है। उसे अपने पिता द्वारा उचित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, खतरे से दूर रहना चाहिए। चेंग क्यूई को सॉन्ग चेन के दूर के रवैये पर कोई आपत्ति नहीं थी। निस्संदेह उन्हें एस ऑफ हार्ट्स पसंद था और उन्होंने इस विदेशी दुनिया में उस अनियंत्रित आत्मा को संजोया। अब वो केवल गूचू को जानना चाहता था क्योंकि वह गूचू के साथ बड़ा होना चाहता था और उसके अजीब विचारों को समझना चाहता था। जब गूचू बड़ा हुआ, तो वह शादी का प्रस्ताव देने के लिए विनम्रता से एक बड़ा उपहार लेकर आया। चेंग क्यूई ने कहा, मिस्टर सॉन्ग के अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। चेंग क्यूई इसे याद रखेंगे। सॉन्ग चेन ने अपने होठों को मोड़ा और अपनी आस्तीन को झटका देकर चला गया। चेंग काइयुवान, जो किनारे पर खड़ा था, दिलचस्पी से देख रहा था। सॉन्ग चेन के चले जाने के बाद चेंग काइयुवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यूई, आपके और मिस्टर सॉन्ग के बीच एक असहनीय संघर्ष चल रहा है। आओ, मुझे बताओ, क्या हुआ? चेंग क्यूई की नजर उस छुटीले अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी। चेंग क्यूई गूचू से अलग थी। गूचू काफी भाग्यशाली था। जब उसकी मुलाकात दयालु गू मानसी से हुई, तो गूचू गू मानक्सी को माँ कहने को तैयार था। चेंग क्यूई बहुत भाग्यशाली नहीं थी। पीढ़ी के शीर्ष अभियोजक इस नए ब्रह्मांड में स्थानांतरित हो गए। जब उसकी आंख खुली तो एक पागल नाजायज बच्चा उसका पीछा कर रहा था। वो हर दिन चेंग परिवार में दयनीय जीवन जीता था। अपने जैविक पिता के रूप में चेंग काइयुवान का ध्यान सुंदर महिलाओं से प्रेम करने और रखेलों की तलाश करने पर था। उन्हें अपने बेटे की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चेंग क्यूई को चेंग काइयुवान को पिता कहने में परेशानी नहीं हो सकती थी। यह व्यक्ति योग्य नहीं था। चेंग क्यूई अपने पिछले जीवन में एक विश्व स्तरीय अभियोजक थे। वो कई वर्षों तक गूचू का पीछा करने में सक्षम था, और उसकी अपनी ताकत दुर्जेय थी। उन्होंने दूसरों का उदाहरण बनाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया और जल्द ही चेंग परिवार की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने चेंग काइयुवान द्वारा छोड़े गए नाजायज बच्चों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उपचार प्राप्त करने के लिए एक एक करके अस्पताल भेजा। अपने पिता को इस तरह मत देखो। इससे मेरी पीठ में ठंडक महसूस होती है। चेंग काइयुवान मुस्कुराया। उसकी काली पुतलियों में एक तेज रोशनी छुपी हुई थी। उसने अपने हाथ और पंजे रगड़े और पूछा, चूचू किस परिवार से है? क्या उसका मिस्टर सॉन्ग से कोई संबंध हो सकता है? चेंग क्यूई ने उसे हल्के से चेतावनी दी, ऐसे विचार मत रखो जो तुम्हारे मन में नहीं होने चाहिए। चेंग काइयुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। जब वह मुस्कुराता था, तो उसके मुंह के कोने नीचे दब जाते थे और वह अपने दांत नहीं दिखाता था। चेंग क्यूई ने कहा, मैंने आपके लिए अस्पताल में एक वार्ड आरक्षित कर दिया है।
चेंग काइयुआन एक महिलावादी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह षड्यंत्रकारी नहीं था। चेंग परिवार का आंतरिक वातावरण जटिल था और हर कोई षड्यंत्र रच रहा था। भले ही चेंग काइयुआन ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी श्रेणी में है, लेकिन वास्तव में उसके मन में अपनी योजनाएं थीं। चेंग काइयुआन का शरीर अकड़ गया। अपने बेटे को जाता देख चेंग काइयुआन ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना पड़ेगा? बगीचे में हरे अंगूरों की सुगंध फलों की चाय की सुगंध के साथ मिश्रित थी। दादाजी सॉन्ग गूचू के साथ बातचीत करते हुए फलों की चाय बना रहे थे। माहौल सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण था। हालांकि यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। गूचू जिस बिन बुलाए मेहमान का इंतजार कर रहा था वह धीरे धीरे ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए वहां से चला गया। चेंग क्विंगयुन रात के लिए तैयार थी। उसने एक भव्य सुनहरा शाम का गाउन पहना था और उसके लंबे लहराते बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह आज रात खूबसूरत महिलाओं से भरे भोज में सुर्खियों में थी। उसने उस समय का फायदा उठाया जब सोंग चेन बगीचे में घुसने के लिए मेलजोल बढ़ा रहा था। वह ओल्ड मास्टर सॉन्ग से अपनी और सॉन्ग चेन की शादी के बारे में बात करना चाहती थी। चेंग क्विंगयुन सोंग परिवार की शक्ति संरचना से अच्छी तरह परिचित थे। सॉन्ग चेन के अलावा सॉन्ग परिवार में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति यह शक्तिशाली ओल्ड मास्टर सॉन्ग टीएच। यदि वह दादाजी सॉन्ग की स्वीकृति प्राप्त कर सकती है, तो सॉन्ग परिवार में उसकी शादी की संभावना बढ़ जाएगी। उसके आने से पहले चेंग क्विंगयुन ने विस्तृत जांच की। दादाजी सॉन्ग जीवन भर व्यवसाय जगत में रहे। उनके बाद के वर्षों में उनके बच्चों का एक के बाद एक निधन हो गया। पूरे सोंग परिवार में केवल सोंग चेन ही बचा था। सौभाग्य से सोंग चेन ने निराश नहीं किया। उसने उस भारी बोझ को अपने ऊपर ले लिया जो उसके दादा ने उसे दिया था और राजधानी पर एकाधिकार कर लिया। दादाजी सॉन्ग को वो भड़कीली बातें पसंद नहीं थीं। जब उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, तो वे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौधों के साथ खिलवाड़ करना और चाय पीना पसंद करते थे। चेंग किंगयुन ने विशेष रूप से कुछ प्रीमियम चाय की पत्तियां तैयार की और व्यक्तिगत रूप से उन्हें दादाजी सॉन्ग तक पहुंचाया। जब गूचू ने शोर सुना तो वह संगमरमर के स्टूल से नीचे कूद गया। दादाजी, शश, कोई आपको ढूंढ रहा है। मैं अब छिप जाऊंगा। गूचू एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह नीचे झुका और कढ़ाईदार मेजपोश खोला, फिर जल्दी से अंदर छिप गया। वह मंच चेंग क्विंगयुन को सौंपना चाहती थी। दादाजी सॉन्ग थोड़ा चौंके। वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, चूचू, छिपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाहरी व्यक्ति नहीं हो। गूचू मेज के नीचे छिप गया और एक गेंद में सिमट गया। उसने बचकानी आवाज में कहा, चूचू आपकी बातचीत में खलल नहीं डालेगा। दादाजी, किसी को मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। दादाजी सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। यह छोटी बच्ची वाकई बहुत प्यारी थी। ऊंची एड़ी के जूते के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस व्यक्ति के आने से पहले एक धीमी और मधुर आवाज सुनाई दी। दादाजी सॉन्ग, काफी समय से नहीं देखा। मैं चेन की मंगेतर क्विंगयुन हूँ। मैं आपके लंबे और सुखी जीवन की कामना करता हूँ। दादाजी सॉन्ग का चेहरा उतर गया। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और पीने के लिए एक कप फलों की चाय अपने ऊपर डाल ली। चेंग क्विंगयुन शालीनता से पहुंचे और उन्हें उपहार बॉक्स दिया। दादाजी सॉन्ग, यह प्रीमियम चाय है जिसे मैंने विशेष रूप से किसी से ऑर्डर करने के लिए कहा था। यह बहुत महंगी और दुर्लभ है। दादाजी सॉन्ग ने उदासीनता से उत्तर दिया, इसे यहाँ रखो। उनका लहजा बेहद दूर का था। चेंग क्विंगयुन का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। वह दादाजी सॉन्ग से कई बार नहीं मिली थी। इस बूढ़े आदमी का स्वभाव अजीब था और उसके लिए इसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। यदि हाल ही में सॉन्ग चेन का अपने से बढ़ता अलगाव और उसके परिवेश में अज्ञात परिवर्तन नहीं होते, तो वह व्हीलचेयर पर बैठे इस अजीब बूढ़े व्यक्ति का समर्थन भी नहीं करना चाहती। वह बूढ़े आदमी की तेज और भेदने वाली नजर से डर गई थी। ऐसा लगता था मानो उसकी ओर बस एक नजर ही उसके सारे भेषों को बेरहमी से तार तार करने के लिए काफी थी।
दादाजी सॉन्ग, बाहर हवा चल रही है। अगर आप अंदर ही रहें तो बेहतर है। चेंग क्विंगयुन ने अपने दिल में नकारात्मक भावनाओं को दबा दिया और पूरी तरह मुस्कुराई। चेन जागीर में मेहमानों का मनोरंजन कर रहा है। मुझे डर है कि तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। दादाजी सॉन्ग ने अपनी फलों वाली चाय की चुस्की ली। मेरे लिए अकेले चाय पीना और फूल लगाना अच्छा है। आखिरकार वह व्यापार जगत में एक चतुर लोमड़ी हुआ करता था। दादाजी सॉन्ग का दिल दर्पण की तरह चमकीला था। चेंग क्विंगयुन बिना किसी कारण के उनसे मिलने नहीं जाते थे। वह इस यात्रा के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए चेंग किंगयुन की प्रतीक्षा कर रहा था। चेंग क्विंगयुन आज्ञाकारी और विनम्रतापूर्वक मेज के पास खड़े रहे। यह देखकर कि दादाजी सॉन्ग उसकी उपेक्षा कर रहे थे, चेंग क्विंगयुन बार बार विवादित हो रही थी। अचानक उसने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, दादाजी सॉन्ग, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं हूँ आखिरकार चेन की मंगेतर, आपकी भावी पोती। दादाजी सॉन्ग ने अपनी पलकें उठाईं। चेन क्विंगयुन ने रोते हुए कहा, दादाजी सॉन्ग, आपने सुना होगा कि मुझे लाइलाज बीमारी है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं पैसे या दौलत की लालची नहीं हूँ, और मैं सॉन्ग परिवार में शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सॉन्ग चेन से वास्तव में प्यार करती हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ने से पहले सॉन्ग परिवार के वंश को छोड़ना चाहती हूँ। आप यह भी जानते हैं कि चेन महिलाओं या पुरुषों के करीब नहीं जाता है, लेकिन वह अभी भी मेरी थोड़ी परवाह करता है। अगर मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, तो मुझे डर है कि चेन का कभी कोई वंशज नहीं होगा। गुच्छू तसक, नो माउथ फेस डेडपैन फेस। सोन चेन की बेटी इस समय मेज के नीचे लेटी हुई आपकी पूरी बातचीत सुन रही है, और फिर भी आप में यह सब बातें बनाने का साहस है। क्या आपको लाइलाज बीमारी है और आप दीर्घायु नहीं हैं? क्या आप किसी बच्चे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चेंग क्विंगयुन ने भावनात्मक कार्ड बहुत अच्छा खेला। दादाजी सॉन्ग अपने पोते को अच्छी तरह से जानते थे। कई वर्षों से उसके आसपास बहुत सी महिलाएं नहीं थीं, और हाल ही में उसका लू शानहे के साथ एक अस्पष्ट रिश्ता रहा है। यह सचमुच संभव था कि सोंग परिवार का कोई वंशज न हो। सोंग परिवार की संपत्ति को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका जल्दी से एक उत्तराधिकारी को जन्म देना था। वारिस को जन्म देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति सोंग चेन की एकमात्र मंगेतर चेंग क्विंगयुन थी। तो आप मेरे पोते से शादी करना चाहते हैं? दादाजी सीधे मुद्दे पर आए। चेंग क्विंगयुन के आंसू स्वतंत्र रूप से बह निकले, और उसने कमजोर रूप से अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शादी करूं या नहीं, जब तक मैं उसका बच्चा पैदा कर सकती हूं और सोंग परिवार का वंश छोड़ सकती हूं, यही मेरी इच्छा है। दादाजी सोंग ने चेंग क्विंगयुन को गहराई से देखा। उसने चाय पी और कोई उत्तर नहीं दिया। वह कोई बूढ़ा मूर्ख नहीं था। बेशक वह इस युवा महिला के विचारों को समझ सकता था। वह गरिमामय तरीके से बोली। उसका लक्ष्य खुद को सोंग परिवार के साथ स्थायी रूप से शामिल करने के अलावा और कुछ नहीं था। यदि यह पहले की बात होती, तो ग्रैंडफादर सोंग अभी भी मुनाफे को प्राथमिकता देने वाला होता। वह निश्चित रूप से चेंग क्विंगयुन के सुझाव पर विचार करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसके बच्चों का निधन हो गया, उसका रवैया धीरे धीरे बदल गया। उन्हें चेंग क्विंगयुन पसंद नहीं था, जो साजिशों और योजनाओं से भरा था। ये लड़की सच नहीं बोलती। वह वाकपटु थी और गहरे दिमाग की थी। वह नहीं जानता था कि सोंग चेन, यह हरामी, उसे सगाई के लिए क्यों चुनेगी। यदि चेंग क्विंगयुन वास्तव में सोंग परिवार में प्रवेश करती, तो दादाजी सोंग को लगता था कि सोंग परिवार इस महिला द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपने कहा था कि आपको लाइलाज बीमारी है। एल्डर सोंग ने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली। कैसी बीमारी? आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। चेंग क्विंगयुन गुप्त रूप से प्रसन्न था। दादाजी सोंग ने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अभी भी मौका है। चेंग किंगयुन ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे।
उसका पीला सा चेहरा कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह झिझक रही थी। काफी देर बाद उन्होंने कहा, जन्मजात हृदय रोग। पिछले 2 वर्षों में यह और अधिक गंभीर हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि इसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। दादाजी सोंग ने कहा, कितना दयनीय बच्चा है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसका स्वर अफसोस से भरा था, और चेन क्विंगयुन के मुंह के कोने मदद नहीं कर सके, लेकिन सिकुड़ गए। इस जिद्दी बूढ़े आदमी को अंततः दया आ गई। यह बहुत अच्छा है। जब तक दादाजी सोंग ने गुप्त रूप से उसका समर्थन किया, वह कुछ ही समय में सोंग चेन के बच्चे के साथ गर्भवती होने में सक्षम हो जाएगी। मैं कुछ ही समय में सोंग परिवार में शामिल हो सकूंगा। बच्चे को जन्म देने के बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली जाएंगी और 2 साल तक वहीं रहेंगी। फिर वो झूठ बोलती और दावा करती कि बीमारी ठीक हो गई है। दादाजी सोंग ने अपना चाय का कप नीचे रखा और ठंडे स्वर में कहा, आप जा सकते हैं। हमारे सोंग परिवार को आपकी जरूरत नहीं है। चेंग किंगयुन के मुंह के कोने जम गए। दादाजी गीत, आप मुझे पसंद नहीं करते। चेंग क्विंगयुन की आंखें लाल थीं, और आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरी एकमात्र लंबे समय से पोषित इच्छा चेन के बच्चे के साथ गर्भवती होने की है। ग्रैंडफादर सोंग ने उदासीनता से कहा, आपको जन्मजात हृदय रोग है। 3% से 16% संभावना है कि यह अगली पीढ़ी में पारित हो जाएगा। उसका मतलब यह था कि तुम्हें चले जाना चाहिए। हमारे गीत परिवार को रक्त प्रवाह जारी रखने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चा बीमार है, तो क्या यह निर्दोष जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? चेंग क्विंगयुन, ओपन माउथ फेस नो माउथ फेस गुचू, जो टेबल के नीचे छिपा हुआ था, ने चुपके से उसे एक अंगूठा दिया। वह उनके अनूठे दृष्टिकोण की प्रशंसा करती थी। मूल उपन्यास में चेंग क्विंगयुन सोन चेन को अपनी लाइलाज बीमारी से बांध रही थी। वह कभी भी बीमार हो जाती थी। हकीकत में यह महिला बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। वह केवल पुरुष प्रधान भूमिका के लिए महिला प्रधान गु मानक्सी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही थी। यदि गु मानक्सी चेन क्विंगयुन की तुलना में आधी चतुर और चालाक होती, तो उसे इस तरह के दुखद अंत में धोखा नहीं दिया जाता। लेकिन चेन क्विंगयुन ने हकलाते हुए कहा, चूंकि चेन स्वस्थ है, इसलिए बच्चा भी ठीक होना चाहिए। दादाजी सोंग ने अधीरता से कहा, भले ही बच्चे के बीमार होने की 1% संभावना भी हो, मैं बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। यह गैर जिम्मेदाराना होगा। चेंग क्विंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि दादाजी सोंग टर्मिनल बीमारी, रक्तरेखा, आंसू के कीवत को नजरअंदाज कर देंगे और एक अजीब कोण से सीधे उनकी दलीलों को खारिज कर देंगे। हालांकि चेंग किंगयुन ने अपना मुंह खोलने और यह दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह अच्छे स्वास्थ्य में है। यह उसके अपने चेहरे पर एक तमाचा था। सोंग चेन अभी भी छोटा है। कौन जानता है कि उसे कब किसी से प्यार हो जाएगा और वह तुरंत शादी कर लेगा और बच्चे पैदा करेगा। दादाजी सोंग ने कहा, मिस चेंग, चूंकि आपको दिल की बीमारी है, इसलिए आपके लिए स्वस्थ होना सबसे अच्छा है। मैं किसी और दिन सोंग चेन के साथ चर्चा करूंगा और आपकी सगाई रद्द कर दूंगा। मुआवजे के रूप में हमारा सोंग परिवार आपके सभी चिकित्सा खर्चों को वहन करेगा। कुछ देर रुकने के बाद दादाजी सोंग ने गंभीरता से कहा, इसके अलावा मिस चेंग, मैं लोगों को परखने में बहुत सटीक हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। यदि आप बहुत लंबे समय तक मास्क पहनते हैं, तो आप इसे उतार नहीं पाएंगे। चेंग क्विंगयुन मौके पर ही जम गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी सोंग इतना कड़वा, मतलबी और अनुचित बूढ़ा आदमी होगा। सगाई रद्द करें। बच्चे को पैदा नहीं होने दे रहे। चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान करें। हर शब्द एक तेज सुई की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। इस बार चेंग किंगयुन की आंखें पूरी तरह से लाल थीं, और बड़े, चमकते आंसू अनियंत्रित रूप से गिरे। उसने दयनीय होने का दिखावा नहीं किया, वह केवल गुस्से से भरी हुई थी। वह बता सकती थी कि ओल्ड मैन सोंग उससे नफरत करता था। यहाँ तक कि वह उसे सोंग चेन से भी दूर भगाना चाहता था।
वह सगाई तोड़ना चाहता था। वह मेरी खुशियां बर्बाद करना चाहता था। आप एक बूढ़े आदमी हैं जिसका आधा पैर कब्र में है। आप इसके लायक हैं। चेंग क्विंगयुन ने सोचा, मैं बहुत भोला हूँ। वह मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। इसके विपरीत, वह उस खुशी को नष्ट कर देगा जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। उसके मन में एक कुत्सित विचार आया। चूंकि तुमने मुझे रोका है, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। दादाजी सोंग, आपने मुझे गलत समझा होगा। चेंग क्विंगयुन ने अपनी बढ़ती भावनाओं को दबाया और धीरे से दादाजी सोंग के पास चली गई। उसकी पतली सफेद उंगलियां धीरे से व्हीलचेयर पर टिकी हुई थीं, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं वास्तव में सोंग चेन से प्यार करता हूँ। दादाजी सोंग को खामोशी पसंद थी। बगीचे में कोई दर्शक नहीं था। चेंग किंगयुन ने सोचा, एक 80 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति। अगर बगीचे में उसे कुछ हो जाता तो किसी को उस पर शक नहीं होता। इस शीर्ष श्रेणी के व्हीलचेयर को देखें। कोई चीज जितनी अधिक चतुर होगी, उसके दोषपूर्ण होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कई वर्षों तक चेंग परिवार में रहने और नाजायज बच्चों के एक समूह के साथ लड़ने के बाद, चेंग क्विंगयुन ने इस सिद्धांत को समझा कि जो मेरी बात मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरी अवज्ञा करेंगे वे मर जाएंगे। यह बूढ़ा आदमी नीच और असभ्य है। वह मेरी सफलता की राह में केवल एक बाधा बनेगा। अब उसे विदा करने का समय आ गया है। चेंग क्विंगयुन अपने साथ एक छोटा चांदी का ब्लेड रखती थी। यह जानने के बाद कि चेंग क्यूई भी जन्मदिन भोज में आई थी, उसने इसे विशेष रूप से पहना था। चेंग क्यूई उसका सौतेला भाई था। वह चेंग क्यूई से डरती थी और अपनी रक्षा करना चाहती थी। यह 2 सेंटीमीटर पतला था और उसकी बैच में छिपा हुआ था। इस समय, वो एक छोटे तार को काटने के लिए इस तेज चाकू का उपयोग करना चाहती थी। छोटा ब्लेड अभी तक बाहर नहीं पहुंचा था। मेजपोश के नीचे से एक आवाज आई। चेंग क्विंगयुन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, और उसने जल्दी से चाकू हटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेज के नीचे कोई है। आह, मेरा सिर टकरा गया। गुच्छू, जो टेबल के नीचे छिपा हुआ था, बिल्ली के बच्चे की तरह बाहर आ गया। उसने अपना सिर अपने पंजों से पकड़ लिया, भौहें चढ़ा ली और शिकायत की, दादाजी सोंग, आपकी मेज से मेरे सिर पर चोट लगी है।